चुनाव की बात करते हैं जब बीजेपी बहुमत नहीं ला पाई। बीजेपी के बड़े बड़े नेता बंगाल चुनाव में थे। उस दौरान जब बीजेपी को बहुमत नहीं आए तो बीजेपी के सारे नेता चले गए, लेकिन वहाँ पर जो परेशान हुए, जिनको मारा गया, वो बीजेपी के कोर वोटर थे। 4 लाख बंगाली असम जाकर के शरण ले लिए। क्या बीजेपी सिर्फ वोट लेने के लिए इन लोगों की बात करती है? आपके एक बड़े नेता कहते हैं कि मैं इतने लोगों का श्राद्ध करके आ रहा हूँ, पिंडदान करके आ रहा हूँ। उसके बाद जब नेता चुनाव ख़त्म होते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पे वोटर मर रहे होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या बीजेपी सिर्फ वोटर को एक वोट के रूप में देखती है या उनका संरक्षण भी देगी? ये नैरेटिव, ये प्रोपेगेंडा बनाने वाले लोग दिल्ली में बैठ के बनाते होंगे। हमारी पार्टी के साथ मैं दिल्ली से जाके अपने पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ, केंद्र भी खड़ा रही है। बीजेपी का एक कार्यकर्ता, उसको मारा जाता है। उसके कुत्ते को भी इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता का कुत्ता था। आज जो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो नींव के पत्थर बनेंगे जब पश्चिम बंगाल फिर से सोनार बंगला बनेगा। तो इस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो, ये लोग बोलते थे कि मंदिर कहाँ बनाओगे, तारीख कब बताओगे। हमने मंदिर भी वहीं बनाया और तारीख बता के बनाया। ऐसा क्या कारण है कि जो आज भी मुसलमान बीजेपी की तरफ आकर्षित नहीं हो पा रहा है, रेदर देन कि वो प्रत्याशी भी मुस्लिम उतार रहे हैं? बहुत सारे ऐसे मुस्लिम वोटर हैं, आप डेटा उठा के देखेंगे, जहाँ पे हमको 1% भी नहीं मिलता था, वहाँ पे हम लोग को 3%, 2% मुस्लिम वोट भी मिले हैं। एबीपी का कार्यकर्ता एनएसयूआई के कार्यकर्ता से कितना अलग होता है? 4 लाल, एक सोनिया जी का लाल, एक मुलायम जी का लाल, एक लालू जी का लाल और एक वाल केजरीवाल। इन लोगों ने सिर्फ देश को बदहाल रखने का काम किया। हम पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएंगे, आप छाती चौड़ी करके खड़े रह सकते हैं कि हम भारत से आ रहे हैं, लेकिन अब 2014 से पहले आप जाके बताइए, हीन भावना से देखा जाता था। और ये परिवर्तन आया है और ये लीडरशिप में डिफरेंस है राहुल जी की और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है, आरएसएस से है और इंडियन स्टेट से है। इंडियन स्टेट से। क्या कहना चाहेंगे? ये आपके पिछले सवाल का जवाब है। पिछले सवाल का जवाब है कि कितना पॉलिटिकली करेक्ट है, कितना पॉलिटिकली राहुल गांधी मजबूत है। केजरीवाल हार रहे हैं? केजरीवाल हार रहे हैं, बिल्कुल हार रहे हैं। और कालका जी से आतिशी हार रही हैं? बिल्कुल हार रही हैं। विदुड़ी जी जीत रहे हैं? जी। क्या ऐसा कुछ भी नहीं। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ सब कुछ ठीक है? बिल्कुल एकदम सही है। आप आज सुबह की भी एक फोटो देखेंगे तो दोनों लोग मुस्कुराते हुए एक साथ हैं। और फिर आप दूसरी फोटो देखेंगे, जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य एक साथ हैं। वो कहते हैं कि अगर मुसलमान करता है तो उसके घर तोड़ देते हैं, हिंदू करता है तो उसे छोड़ देते हैं। दंगे हुए नहीं ना। करता है तो उसका घर तोड़ दिया जाता है, उसके फोटो चस्पा हो जाती है हर जगह, शहर शहर। घर क्या तोड़ देना चाहिए, उनको मिट्टी में मिला देना चाहिए। मैं भी यही मानता हूँ। नमस्कार, मैं अंकित मिश्रा, आप देख रहे हैं स्टेट मेरा हिंदी का पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो शख्सियत है उनका नाम है शक्ति सिंह। शक्ति सिंह भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, साथ ही साथ डूसू के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और एक और खास बात इनके साथ जुड़ती है, वो ये है कि नेशनल लेवल के शूटर और मुक्केबाज भी हैं। तो राजनीति में लोगों को घायल करने का काम करते हैं। आइए स्वागत करते हैं शक्ति सिंह जी का। नमस्कार शक्ति जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए, कैसे राजनीति में आ गए आप? इतने स्मार्ट आदमी, हैंडसम आदमी, इतने खूबसूरत, आपको तो एक्टिंग में जाना चाहिए था, कहाँ आप राजनीति में आ गए? चूँकि हम लोग शुरू से ही बहुत सामाजिक थे और शुरू से ही इच्छा यही थी कि लोगों में किस तरीके से पॉजिटिव रिफॉर्म्स ला सकें, किस तरीके से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। और उसके लिए मुझे लगा कि राजनीति से अच्छा कोई और प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता है। तो हम लोग इसी तरफ आगे बढ़ चुके हैं और काम कर रहे हैं। कहाँ से आते हैं आप? क्या शिक्षा दीक्षा है आपकी? रहने वाला तो मैं मूलतः, मेरा जो गांव है वो बलिया में है। बलिया एक जनपद है वाराणसी के पास। बाकी मेरी शुरुआती शिक्षा मऊ से हुई। मऊ के बाद फिर नैनीताल, नैनीताल के बाद फिर पुणे यूनिवर्सिटी, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस तरीके का पूरा सफ़र रहा। तो कह सकते हैं कि राजनीति में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारे सामने बैठा हुआ है। जी जरूर। तो कैसे ये कब आया आपके सोच में कि आपको राजनीति में आ जाना चाहिए? क्या परिवार से, आपके पारिवारिक जो पिता जी भी थे या कोई दादा थे वो जो कि आपके राजनीति में थे? मेरे ग्रैंडफादर एमएलए रहे हैं
उसके बाद मेरा राजनीति में आना हुआ 2015 की घटना है, जब ये जेएनयू वाले पूरा विषय चल रहा था, कन्हैया कुमार और भारत जोड़ो और भारत तोड़ो और इस प्रकार की चीज़ें चल रही थी। उस समय मैं दिल्ली में मौजूद था और उसी समय मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और एबीवीपी में काम करते करते विद्यार्थी परिषद ने विश्वास जताया और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में टिकट मिला और मैं भारी बहुमत से चुनाव जीता। कितना चुनौतीपूर्ण था पहला इलेक्शन लड़ना और फिर जीतना? दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं बताना चाहूँगा कि आफ्टर अराउंड 20-30 ईयर्स कोई नॉन जाट नॉन गुज्जर कोई बाहर से कोई पूर्वांचली, हाँ कोई पूर्वांचली चुनाव लड़ रहा था, तो थोड़ा सा वो ट्रांजिशन मोड था, तो थोड़ी सी कठिनाइयाँ थी। लेकिन मैं मेरा संगठन और हमारे दोस्त मित्र जो एक क्रॉस द कंट्री से लोग आए, समर्थन किए और एक ऐतिहासिक जीत हुई। कैसा रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में सफ़र आपका एज अ प्रेसिडेंट? बहुत ही खूबसूरत। मुझको लगता है कि छात्र संघ के चुनाव पूरे देश भर में होते रहने चाहिए। कई स्टेट्स में अभी बैन हो चुके हैं क्योंकि आप वहाँ से राजनीति की नर्सरी होती है। आप वहाँ से किस तरीके से आप आगे चल के समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके, वो वहाँ से आप अच्छे से सीख पाते हैं, जान पाते हैं और लोगों से आप खुले विचार से एक आने वाली पीढ़ी जो राष्ट्र के निर्माण में जिनका योगदान रहेगा, उनसे आप इंटरेक्ट हो पाते हैं, उनकी समस्याओं को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और आने वाले समय में जब आप उस पोजीशन पे होते तो उन समस्याओं के लिए आप काम करने के लिए मजबूत होते हैं। ठीक है, ये बताइए कि जिस समय आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज अ प्रेसिडेंट बने थे, दूसरों का चुनाव लड़े और आप प्रेसिडेंट बने, उस दौरान जो आप कह रहे हैं कि जेएनयू वाला जो कांड हुआ जिसमें भारत विरोधी नारे भी लगाए गए, आपके लिए कितना बड़ा वो चुनौती था कि आपको उस पर लगाम लगानी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये चीज़ पनपने नहीं देनी है? दिल्ली विश्वविद्यालय के मैं छात्र संघ अध्यक्ष की कुर्सी में पे जिस दिन मैं बैठा, उस दिन पहला पत्र मैं भारत के उपराष्ट्रपति को लिखा कि छात्र संघ भवन का नाम वीर सावरकर भवन होना चाहिए, क्योंकि ये थॉट में एक क्लैरिटी थी कि सावरकर जी का जो योगदान रहा है उसको लगातार कम्युनिस्टों ने और सुभाष चंद्र बोस के योगदान को, इन लोगों को कांग्रेस और कम्युनिस्ट की मिलीजुली सरकार, मिलीजुली योजनाओं से इन लोग के पूरे स्वर्णिम इतिहास को दबाया गया, छिपाया गया। और मेरा ये मानना था कि सावरकर को सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का जो इतिहास रहा है, जो तीनों लोग के बीच में की जो कड़ी रही है, उस पर डिबेट हो, डिस्कोर्स पैदा हो, ताकि लोग सही में जान पाएं कि सावरकर थे कौन। तो मेरा तो पहला स्टेप था कि मैं सावरकर को लेके बहुत एग्रेसिवली लगा रहा और मेरे कार्यकाल के अंतिम दिन में, शायद आपको इसकी जानकारी नहीं होगी, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की मूर्ति हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थापित की। ठीक है। कांग्रेस आरोप लगाती है वीर सावरकर को लेकर के, और कहते हैं कि वो वीर नहीं थे, वो माफ़ी वीर थे, वो माफ़ी मांगने वाले थे। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिनकी जेलों में पर्दे के कलर और गुलाबों का गुलदस्ता रखा जाता हो, उनको काला पानी की सज़ा समझ में नहीं आएगी। आज फ्लोरल कर्टन्स लगेंगे, कल एनिमल प्रिंट्स के कर्टन्स लगेंगे। इसकी चॉइस जिनको जेल में मिली हो, वो वीर सावरकर की 6x6 की कोठरी के कष्ट को कभी नहीं समझ पाए। ठीक है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के रहते हुए भी, आप पद पर रहते हुए, आपको पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया, अभी भी है। तो ये बताइए कि बंगाल में चुनाव जीतना कितना कठिन है? बंगाल में चुनाव जीतना कठिन नहीं है, ये कहना सरासर गलत है कि बंगाल में चुनाव जीतना कठिन है। हाँ, एक विषय जरूर है, मैं जोड़ना चाहूँगा कि ममता बनर्जी की जो सरकार है, जो टीएमसी की गवर्नमेंट है, वो जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी लोगों को भटकाने और बरगलाने का काम करती है, उस प्रकार से वो पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं और बहुत सारे डेमोग्राफी में भी परिवर्तन कर रहे हैं। बहुत जगह बांग्लादेश से लाए हुए घुसपैठियों को ला के प्लांट कर रहे हैं साजिशन, ताकि उनको पॉलिटिकल बेनिफिट मिल सके। लेकिन पिछला चुनाव जो हमारा था, हमने 3 से 70 तक का सफ़र तय किया है, तो 70 से हम लोग 140 का भी सफ़र तय करेंगे। ठीक है। उसी चुनाव की बात करते हैं जब बीजेपी बहुमत नहीं ला पाई। बीजेपी के बड़े बड़े नेता बंगाल चुनाव में थे। उस दौरान जब बीजेपी को बहुमत नहीं आए तो बीजेपी के सारे नेता चले गए।
लेकिन वहाँ पर जो परेशान हुए, जिनको मारा गया, वो बीजेपी के कोर वोटर थे। 4 लाख बंगाली असम जा कर के शरण ले लिए। क्या बीजेपी सिर्फ वोट लेने के लिए इन लोगों की बात करती है? आपके एक बड़े नेता कहते हैं कि मैं इतने लोगों का श्राद्ध करके आ रहा हूँ, पिंडदान करके आ रहा हूँ। उसके बाद जब नेता चुनाव ख़त्म होते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पे वोटर मर रहे होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या बीजेपी सिर्फ वोटर को एक वोट के रूप में देखती है या उनका संरक्षण भी देगी? ये कहने वाले वही लोग हैं जो हाथ में वाइन का ग्लास लेके और दिल्ली में बैठे रहते हैं। वो ग्रास रूट वर्कर्स जो आज भी पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं, और तमाम इस तानाशाही सरकार के बाद भी हम लोग तमाम सारे ऐसे, एक बार नहीं दसों बार हमने ममता बनर्जी के सीएम ऑफिस का घेराव किया, और आज भी वो भीड़ आपको बताएगी कि किस प्रकार से लोगों के मन में आज भी आशा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। बहुत सारे हत्याएं हुई, बहुत सारे ब्लड सेट्स हुए, बहुत जुर्म हो रहा है पश्चिम बंगाल में, लेकिन आज भी पश्चिम बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करके खड़ी है और मजबूती से खड़ी है। और लगातार मेरा प्रवास, बीसों बार मेरा प्रवास हुआ है पश्चिम बंगाल में, और मैं आज भी उन कार्यकर्ता जो पहले खड़े थे उसी ताकत और उसी मजबूती के साथ खड़े हैं। ये नरेटिव, ये प्रोपोगेंडा बनाने वाले लोग दिल्ली में बैठ के बनाते होंगे। हमारी पार्टी के साथ मैं दिल्ली से जाके अपने पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ, केंद्र भी खड़ा रही है। लेकिन जो ममता बनर्जी की जो सरकार है वो हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की, और वो करते आ रहे हैं। ये बताइए, बीजेपी का एक कार्यकर्ता, उसको मारा जाता है, उसके कुत्ते को भी इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता का कुत्ता था। उसके बाद भी बीजेपी का खून नहीं खौलता, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को संरक्षण नहीं दे पाती। 4 लाख वहाँ पर भाग करके असम के बॉर्डर पर चले जाते हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। आपको मैं किससे याद दिलाना चाहूँगा, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक दृष्टिकोण रखती है। हम मार का बदला मार नहीं करते। हम सरकार में आएंगे और उन सभी लोगों के लिए जो लोग हमारी विचारधारा के संग जुड़े हैं, बहुत सारे लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और बहुत ग्रास रूट कार्यकर्ताओं ने सफ़र किया, और हमारे गृह मंत्री जी कई बार बोल चुके हैं कि हम उन सबका कर्ज उतारेंगे, और भारतीय जनता पार्टी उनके परिवार के साथ, उन लोगों के साथ खड़ी है। और ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट पार्टियों की, चाहे आप केरला उठा लीजिए, पश्चिम बंगाल उठा लीजिए, हर जगह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न का शिकार होता है, भारतीय जनता पार्टी का होता है। हमारा जो संकल्प है वो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का है। जाहिर सी बात है, आज वहाँ पे हम लोग सत्ता में नहीं है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरीके का हो रहा है, लेकिन जिस प्रदेश में हम सत्ता में हैं उस प्रदेश में एक भी, उत्तर प्रदेश में आज एक भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता ये नहीं बोल सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उनका उत्पीड़न कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम सैद्धांतिक पार्टी हैं, हम सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं। आज जो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो नींव के पत्थर बनेंगे जब पश्चिम बंगाल फिर से सोनार बंगला बनेगा। तो इस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। 19 जनवरी 1990 कश्मीरी पंडितों का उत्पीड़न, उनका नरसंहार किसी ने नहीं भूला। आपसे पहले सुशील पंडित यहाँ बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या कश्मीरी पंडितों को उनका घर मिला, विस्थापित जो हुए थे उनको क्या बसाया गया? उन्होंने कहा अभी तक नहीं बसाया गया। हम बीजेपी वालों के लिए चुनावी एक मुद्दा है, वोट मांगने के काम आ सकते हैं, लेकिन हम वोट दें इसकी कोई किसी को परवाह नहीं। बीजेपी जो कि कहती है कि कश्मीरी पंडितों का हम कल्याण करेंगे, उनको फिर से बसाएंगे, हम उनको वापस घर देंगे, वो पार्टी जिस पे लोग आस बस रखे हैं, वो पार्टी उनको कहीं शरण नहीं दे रही। आप कश्मीर अगर रिसेंटली गए होते तो आपको पता चलता। कश्मीर का 2 साल पहले का मैं जो डेटा बता रहा हूँ, 200 साल पहले हम लोग ने एक तिरंगा यात्रा निकाली थी। हमारी पूरी राष्ट्रीय टीम थी, हम सब लोग लाल चौक पे तिरंगा फहराए, और तिरंगा फहरा के हम लोग कारगिल तक का एक
सफ़र तय किए। तो उस समय सबसे ज़्यादा टूरिस्ट का जो फुटफॉल था वो कश्मीर में था। वो शायद 100 to 100% 370 लगने से पहले और 370 लगने के बाद था। तो हम लोग का जब ये पूरी यात्रा निकल रही थी तो हम लोग कश्मीर में बहुत सारी ऐसी जगह देखे जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। तो हमने पूछा कि भाई ये क्या है। तो हमको वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने बताया कि भैया यहाँ पे ये कश्मीरियों का गांव होता था और कश्मीरी पंडितों का गांव होता था, और फिर से उनके स्थापना करने के लिए ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। आईआईटी बनाया जा रहा है, आईआईएम बनाया जा रहा है, एम्स बनाया जा रहा है। कश्मीर के जो लोग जो इन सुविधाओं से वंचित थे उन लोगों के लिए वो सभी सुविधाएं हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। किसी भी चीज़ में समय लगता है और 370 हटाए हुए बहुत समय नहीं हुआ, समय लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो, ये लोग बोलते थे कि मंदिर कहाँ बनाओगे, तारीख कब बताओगे। हमने मंदिर भी वहीं बनाया और तारीख बता के बनाया। हम लोग तो वो पार्टी है जो अपने कमिटमेंट्स पे रहने वाले हैं, जो वो अपने मैनिफेस्टो में 370 हटेगा। तो यही कांग्रेस के नेता लोग बोलते थे, भाई तारीख कब बताओगे, 370 कब हटाओगे। हमने हटाया है। कमिटमेंट वाले लोग तो हैं आपका हम कहना लोग। ये है कि चीज़ें धरातल पर हो रही हैं, समय लगता है उसमें। समय लगता है। ठीक है, तो ये बताइए, अगर हम ये सवाल वही लोग पूछ भी रहे हैं जिन लोगों के शासन काल में उन लोगों का माइग्रेशन हुआ। ये लोग, वो लोग सवाल पूछने के वैसे हकदार हैं नहीं, लेकिन पूछ रहे हैं तो हम तो कमिटमेंट वाले लोग हैं, अपना जवाब दे रहे हैं। ठीक है, ये बताइए, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ अभी, नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीट जीतती है, बीजेपी 29 सीट पे रह जाती है। बीजेपी को सारी सीट मिलती है जम्मू क्षेत्र से, कश्मीर से उसे एक भी सीट नहीं मिलती, जबकि भाजपा ने लगभग वहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। उसके बावजूद भी बीजेपी को कश्मीर रीजन से, घाटी से वहाँ पर सीट नहीं मिल रही होती है। ऐसा क्या कारण है कि जो आज भी मुसलमान बीजेपी की तरफ आकर्षित नहीं हो पा रहा है, रेदर दैन कि वो प्रत्याशी भी मुस्लिम उतार रहे हैं? क्योंकि क्या है, विपक्ष का पूरा एजेंडा जो है आज के समय में वो सिर्फ मुस्लिम वोटर को किस तरीके से अपने साथ बना के रखे। चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो गई, वो एमवाई इक्वेशन बनाने के लिए तैयार है। आप राजद का जाके आप बिहार में देख लीजिए, उसी तरह जम्मू कश्मीर में है। और बहुत सारे ऐसे मुस्लिम वोटर हैं, आप डेटा उठा के देखेंगे जहाँ पे हमको 1% भी नहीं मिलता था, वहाँ पे हम लोग को 3%, 2% मुस्लिम वोट भी मिले हैं। आप उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में भी आप देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है, विकास की तरफ आ रहा है। तो इसमें भी परिवर्तन आया है। और विपक्ष जो ये बात बोल रहा है, जो ये बातें कही जा रही हैं, उनके पास तो उसको छोड़ के कुछ और बचा नहीं है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में भी आप इंडिया का नेतृत्व किए थे जी। कैसा लगा वो समय, वो दौर कितना अच्छा लगा जब आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र में? कितना बड़ा गर्व का पल था? बहुत बहुत ही गर्व का पल था हमारे लिए। और ये मौका मुझको मेरी पार्टी ने, मेरी सरकार ने दिया, इसके लिए मैं हमेशा उनका धन्यवाद करता हूँ। और अमेरिका में मेरा एक प्रोग्राम में, मैं यूएस में था, तो लगभग 140 देश के यूथ डेलीगेट्स थे और हम लोग सबसे मिल रहे थे। और मैं और एक आध कंट्री से और लोग थे, कनाडा से के डेलीगेट थे। हम कुछ लोग हिंदू धर्म से थे। बहुत सारे लोगों से हमारा मिलना हुआ और जुलना हुआ। तो जो मेजॉरिटी थी वो या तो मुस्लिम समुदाय से थे या तो क्रिश्चियन समुदाय से थे। तो इस तरीके का भी अनुभव रहा है, तो मिलना जुलना लोगों से। लेकिन वहाँ पे जब हम लोग जाते हैं तो अक्रॉस द ग्लोब में वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वाली बात होती है। और हम सब लोग बस यही सोचते हैं कि अक्रॉस द बाउंड्रीज किस तरीके से पूरी दुनिया का विकास हो सके। ठीक है, दूसरों में इस वक्त NSUI का प्रेसिडेंट है,
आपको क्या लगता है कि क्यों इस बार डूसू में एबीपी हार गई? क्या कारण हो सकता है? क्योंकि विश्वविद्यालय का चुनाव बहुत हद तक कुछ आखिरी के दिन के माहौल का भी होता है, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार हुँ, छात्र हितों में काम कर रही थी। और तमाम सारे राजनीतिक समीकरण भी होते हैं जो उसको हम लोग शायद एबीवीपी उसको सही तरीके से वो सही तरीके से नहीं हो पाया होगा। लेकिन एनएसवाई जीत गई, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि एनएसवाई जीतने के बाद कैंपस में एक भी दिन नहीं दिखेगी, चुनाव के 15 दिन पहले दिखेगी। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, चाहे वो किसी कॉलेज इकाई के यूनिट का अध्यक्ष है या उस इकाई का हिस्सा है, वो लगातार पूरे वर्ष आपको काम करते हुए दिखेगा। एबीपी का कार्यकर्ता एनएसयूआई के कार्यकर्ता से कितना अलग होता है? उसकी सोच, उसका विचार, चाहे उसका एक जैसे संस्कार होते हैं, डाले जाते हैं आपके पार्टी के द्वारा, कितना अंतर होता है? ये तो आप भारतीय जनता पार्टी और संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के किसी भी एक सामान्य नेता के अंदर भी आप जो जो राजनीतिक परिपूर्णता देखेंगे, जो थॉट में क्लैरिटी देखेंगे, आप उससे आप समझ सकते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किस तरीके की ट्रेनिंग देता होगा। आइडियोलॉजिकली क्लैरिटी हम लोग की, हमको लगता है जब हमारा पहला अधिवेशन होता है उसमें ही हमारा थॉट सारे क्लियर हो जाते हैं। मऊ से आते हैं आप। जी, मऊ की राजनीति में कब आ रहे हैं? मैं मऊ की राजनीति में सक्रिय हूँ और मैं बहुत ग्रॉस रूट पे हम लोग सक्रिय हैं। गांव गांव घर घर घूमते हैं। आप अगर मेरे सोशल मीडिया पे जाएंगे पीछे तो आप देखेंगे, देखा मैंने। और बहुत लोगों का प्रेम और बहुत लोगों का उत्साह हमेशा मिलता है। तो वो आपको कब विधायक के रूप में देखें? मेरा मानना है कि विधायक बनना, सांसद बनना जरूर आवश्यक है। हुँ, जब आपकी कलम में ताकत होती है तो आप जरूर बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन ला पाते हैं समाज के अंदर, हुँ। क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र की जनता के लिए। और वो भी समय आएगा, लेकिन हम लोग इस समय भी पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से अपने क्षेत्र की एक एक व्यक्ति के लिए, अगर वो किसी समस्या में है तो चूँकि हम सरकार में हैं, हम लोग सरकार तक उनकी बातों को ले जाते हैं और प्रयास रहता है कि उन सभी चीज़ों का समाधान भी हो सके, ठीक है। परेशानियों का। आप युवा हैं और आप भी काफ़ी खूबसूरत हैं। राहुल गांधी भी अपने आप को युवा कहते हैं, वो भी काफ़ी खूबसूरत है। शक्ति सिंह में वो क्या क्वालिटी है जो राहुल गांधी में नहीं? राहुल गांधी से या किसी से कंपेयर करना मुझे नहीं लगता है कि बहुत सही होता है, हुँ, क्योंकि सबके जीवन में सबका अपना व्यक्तिगत संघर्ष होता है हुँ। और व्यक्तिगत क्षमताएं होती हैं। राजनीतिक समझ क्या है शक्ति सिंह की जो उनके पास नहीं है? राजनीतिक समझ तो हमारी वही है जो हमारे संगठन, जो हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आज से जब हम छात्र जीवन में तब से देखते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, एक एक कार्यकर्ताओं को कष्ट को समझते आ रहे हैं, एक एक छात्र हितों के लिए किस तरीके से संघर्ष किया जा सके, ये सीखते आ रहे हैं। राहुल गांधी कैसे नेता लगता है हमको? राहुल गांधी के बारे में मैं कई बार बोल चुका हूँ और एक मेरी बड़ी फेमस लाइन है, मैं बोल देता हूँ कि 4 लाल, एक सोनिया जी का लाल, एक मुलायम जी का लाल, एक लालू जी का लाल हुँ, और एक वाल केजरीवाल, इन लोगों ने सिर्फ देश को बदहाल रखने का काम किया। हुँ। तो राहुल गांधी जी के अंदर इतना अगर थॉट्स में क्लियरिटी होती तो 2004 से लेकर 2014 तक भारत नई ऊंचाइयों को छूता। अब 2014 से लेकर 2024 तक जिस रफ्तार में भारत बढ़ा है वो आप भी देख रहे हैं, और हम लोग पूरी देश दुनिया घूम रहे हैं और भारत को लेके लोगों के आंखों में सम्मान, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी को लेकर सम्मान। हम पूरी दुनिया में, आप कहीं भी चले जाएंगे, आप छाती चौड़ी करके खड़े रह सकते हैं कि हम भारत से आ रहे हैं। लेकिन अब 2014 से पहले आप जाके बताइए, हीन भावना से देखा जाता था, और ये परिवर्तन आया है और ये लीडरशिप में डिफरेंस है राहुल जी की और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की। ठीक है। ये बताइए कल कांग्रेस का नया मुख्यालय का उद्घाटन हुआ, इंदिरा भवन नाम दिया गया उसको। कल राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी लड़ाई
बीजेपी से है, आरएसएस से है और इंडियन स्टेट से है। इंडियन स्टेट से। क्या कहना चाहेंगे? ये आपके पिछले सवाल का जवाब है। पिछले सवाल का जवाब है कि कितना पॉलिटिकली करेक्ट है, कितना पॉलिटिकली राहुल गांधी मजबूत। राहुल गांधी जी के बयानों पे तो हमें लगता है कि अगर हम बात करना शुरू करें तो ये पॉडकास्ट जो है पूरा ख़त्म हो जाएगा, और उनके एक एक बयान का अगर जवाब दिया जाए तो राहुल गांधी जी की स्थिति जो है वो वैसी ही बनी रहेगी। तो राहुल गांधी जी के बयानों को बहुत सीरियस भारत लेता नहीं है, भारत का कोई नागरिक लेता नहीं। लेकिन लड़ाई अगर बीजेपी से हो, आरएसएस से हो तो ठीक है, इंडियन स्टेट से किस बात की लड़ाई भाई? पॉलिटिकली लड़ाई तो चल ठीक है, आरएसएस से लड़ाई कर रहे हैं, बीजेपी से कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में एक दूसरे के ऊपर वार आरोप प्रत्यारोप रहेगा। इंडियन स्टेट से किस बात की लड़ाई? मैं यही बात तो कर रहा हूँ कि पॉलिटिकली कितना इमेच्योर है कि वो क्या बोल रहे हैं, उनका अपने शब्दों पे भी संयम नहीं है। इंडियन स्टेट से क्या लड़ाई, संघ से क्या लड़ाई, मतलब किस विचार से आप लड़ रहे हैं? आपकी राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हरियाणा भी लड़े हैं, हम महाराष्ट्र भी लड़े हैं। वो कह रहे हैं कि भारत को मैं देश मानता ही नहीं। वो कह रहे हैं कि भारत को मैं इंडियन स्टेट्स मानता हूँ, कि वो जो कई राज्य मिलकर के यूनाइटेड नेशन स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे है, वैसे ही ये सेम है। फेडरल गवर्नमेंट्स में आप यूएस की फेडरल गवर्नमेंट का वैसे सेम यहाँ स्ट्रक्चर पर दूसरा कहना है चाहते और हैं। हमारा स्ट्रक्चर दूसरा है। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोर पावरफुल है। हमारे जो स्टेट्स हैं वो कमिंग टुगेदर है, यूनियन ऑफ सबने। स्टेट्स मानते हैं इसको, हाँ, इंडिया को। वो कहते हैं इंडिया नेशन है ही नहीं। ये कैसे भाई? हमारे फेडरल का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर ही जब है, अब यूएस के फेडरल सिस्टम से और इंडिया के फेडरल सिस्टम में आप डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये तो वो उसी तरीके से है कि मनमोहन गांधी के का जो लेटर था फाड़ दिए, तो ये उसी तरीके का है जवाब। बीजेपी उन पर चाइना के साथ एमयू साइन करने का भी आरोप लगाती है कि उन्होंने चाइनीज़ के साथ एमयू साइन किया था 2008 में। बिल्कुल बिल्कुल किया होगा। किया था, वो फोटो उन्होंने दिखाई। क्यों ऐसा? आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं देश विरोधी काम कर रहे हैं? बिल्कुल, उनके सारे स्टेटमेंट्स आप उठा के देखेंगे पिछले 10 साल में, तो बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे मिलेंगे जो देश के बाहर जाके वो बोले, वो देश विरोधी बोले। ठीक है, ये बताइए, दिल्ली चुनाव होने वाला है, 5 फरवरी को मतदान होंगे, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। जीत के लिए बीजेपी कितना आश्वस्त है दिल्ली चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हम लोग पूर्वांचल से आते हैं, वो पूर्वांचल का एक एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ आके खड़ा हो चुका है। आप तो कह रही है कि कहीं है ही नहीं, सारी सीट तो हम जीतने वाले हैं, ये फालतू दम दिखा रहे हैं। मतलब वो विपक्ष का कहना है, उनके कहने से तो हमारा निर्णय होगा नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपके एक नेता रमेश पिदुड़ू जी प्रियंका गांधी के ऊपर गलत टिप्पणी करते हैं। क्या टिप्पणी करते हैं? उन्होंने प्रियंका गांधी के गाल के जैसे सड़क बनाने की बात कहते हैं। क्या ये राजनीति में शोभा देता है? नहीं, शोभा नहीं देता है, बिल्कुल नहीं देता है। और इस लेकिन दौरान सड़कें अच्छी बनाएंगे, इस बात को वो कह रहे हैं। और लालू जी बिहार में बोलते आए हैं कि हम ऐसी सड़क बनाएंगे, हम हेमा मालिनी की गाल जैसे सड़कें बनाएंगे, उन्होंने बोला था। लेकिन क्या लालू जी वाली राजनीति रमेश पिदुड़ी करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के वो दिल्ली के बहुत मजबूत नेता हैं, समाज में उनकी एक्सेप्टेंस है, और चुनाव वो जीत के भी आ रहे हैं। और विपक्ष जब मुंह से निकली हर बात को अगर मुद्दा बना के अगर राजनीति करना चाहती है, तो फिर आम आदमी पार्टी की राजनीति का वही पैटर्न रहा है कि किस तरीके से आप कैरेक्टर को एसेसिनेट कर दें किसी भी जो उनके सामने रहा है। लेकिन अब दिल्ली की जनता, इस देश की जनता ये समझ चुकी है कि आम आदमी पार्टी का यही पैटर्न है, और वो आने वाले आप तारीखों में आप जब नतीजे देखेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट नज़र आएगा। आप कह रही है कि बीजेपी जो है वो गाली गलौज पार्टी है। उनके वो पोस्टर्स उनकी मानसिकता को दिखाते हैं। और कल ही हमारी किसी से बात हो रही थी तो हम लोग यही कह रहे थे कि इस प्रकार राजनीति का जो मतलब बिलो द बेल्ट की पॉलिटिक्स हो गई है, जो उन्होंने पूरी दिल्ली में पोस्टर लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो को लागू करने वाली पार्टी है, जो बोलती है वो करने वाली पार्टी है। और ये पता नहीं किस पार्टी की बात कर रहे हैं, गाली गलौज पार्टी। वो पार्टी शायद
दूसरे प्रदेशों में जो उनके सहयोगी होंगे उनके लिए वो होगा। ठीक है, ये बताइए, आप कहती है कि बीजेपी का दूल्हा कौन है दिल्ली सीएम से? दिल्ली सीएम कौन होगा उसका चेहरा नहीं पता चल रहा है, दिल्ली का दूल्हा कौन बोल रहे हैं? बता दीजिए आप, दिल्ली का दूल्हा कौन होगा? एक्चुअली ये हम लोग तो पार्टी के बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं और ये निर्णय हमारे वरिष्ठ लोग, हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उन लोगों को लेने का है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों को लेके जानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी को जो भी वोट मिलता है वो उसके विचारों पे मिलता है। क्या बीजेपी के पास दिल्ली में क्या नेता ही नहीं है? इतना समय लग रहा था नेता उतारने में मैदान में, जबकि केजरीवाल ने 70 की 70 विधानसभा सीट पर अपने नेता उतार दिए, सारे प्रत्याशी उतार दिए। बीजेपी पहले 29 लिस्ट लाती है, फिर दूसरी लिस्ट लाती है और अभी तीसरी लिस्ट लाई नहीं है। अभी भी कुछ सीट हैं जहां पर अभी नहीं उतारे गए हैं। क्या बीजेपी के पास नेता नहीं है? क्या बीजेपी डर रही है दिल्ली चुनाव में आने से? अरविंद केजरीवाल आज आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रवेश सिंह वर्मा चाहते हैं कि भाई वो उनका चुनाव ही रद्द हो जाए, उनको इलेक्शन कमीशन ही हटा दे, क्योंकि वो जानबूझ कर ऐसे काम कर रहे हैं। 1100 रुपये बांट रहे हैं, किसी को जूते बांट रहे हैं। वो चाहते हैं कि चुनाव आयोग की नज़र में आए और उनका जिन्होंने पर्चा भरा है वो निरस्त कर दिया जाए, ताकि वो मैदान में हट जाए और डर जाए। ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो लोगों को गुमराह करने की है, लोगों को भ्रमित करने की है। और ये शुरू से आप पूरा अगर आम आदमी पार्टी का जो भी राइज रहा है, लेकिन वो हथकंडा इस बार नहीं चलेगा। और आज इस पॉडकास्ट पे बोल के जाना है कि जब रिजल्ट आएगा तो प्रवेश सिंह वर्मा इस बार चुनाव नई दिल्ली से जरूर जीतेंगे। केजरीवाल हार रहे हैं केजरीवाल हार रहे हैं, बिल्कुल हार रहे हैं। और कालका जी से आतिशी हार रही हैं, बिल्कुल हार रही हैं। विदुड़ी जी जीत रहे हैं। जी, दोनों भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं दिल्ली के, और दिल्ली में लीडर्स की कमी नहीं है। और इस बार बहुत सारे वरिष्ठ नेता हम लोग के मैदान में उतरे हैं और सबका रिजल्ट जो है वो बहुत सकारात्मक आएगा। विपक्ष आरोप लगाता है ईवीएम में गड़बड़ी कराते हैं आप लोग। विपक्ष क्या इस तरीके से आप दिल्ली चुनाव जीतेंगे, ईवीएम में गड़बड़ी करा करके, जैसा विपक्ष कहता है? ये विपक्ष का ही सवाल रहने दीजिए। विपक्ष अपने सवालों को लेकर संतुष्ट हो जाता है। पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में थोड़ी सी सीटें आ गई कांग्रेस पार्टी, जैसे लग रहा था कि उन्होंने पूर्ण बहुमत, सारी की सारी सीटें आ गई हैं। तो ये विपक्ष तो छोटी छोटी अपनी हार में खुशियाँ खोज लेता है और खुश हो लेता है। उसको ये लगता है कि चलो भाई, हमको जनता हमारे संग थी, ईवीएम ने धोखा दे दिया। लेकिन इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में ईवीएम के साथ उलटफेर कर पाना, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिल्ली की कई जनता जो कि भाजपा सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि कपिल मिश्रा को हम सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। आपको कैसा लगता है कपिल मिश्रा? जबकि दूसरे जो धर्म के लोग हैं वो कपिल मिश्रा ही को दिल्ली दंगा का असली दंगाई कहते हैं। कपिल मिश्रा जी मेरे बहुत करीबी मित्र भी हैं और कपिल मिश्रा जी के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है और क्लैरिटी है उनके थॉट्स में, और सकारात्मक आदमी है। बाकी तय करना कौन सीएम बनेगा ये तो शीर्ष नेतृत्व का, ऊपर वाले लोगों का काम है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, जिसको पार्टी ने टिकट दिया है उसके पीछे हम लोग मतलब एक मजबूती से हम लोग उसके पीछे खड़े हैं। पूर्वांचल से आते हैं आप, बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको अखिलेश यादव कैसे लगते हैं? मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि अखिलेश यादव में अभी और गंभीरता आनी बची हुई है, और जिस दिन वो आ जाएगी उस दिन उन पे बात किया जाए तो अच्छा है। राहुल गांधी या अखिलेश यादव, कौन नेता अच्छा ज़्यादा? मतलब राहुल गांधी से अगर कंपेयर करेंगे तो मैं बोला कि किसी को करना नहीं चाहिए किसी से, और राहुल गांधी से चलिए तो एक और अच्छे। ले लेते हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल। अरे इनको इस सीक्वेंस से जोड़ दीजिए समझदार नेताओं में आपके हिसाब से।
अब समझदारी अगर हो तो फिर मैं इनको समझदारी में कंपेयर करूं, बाकी तो तीनों की अपने अपने डोमेन का अपना अपना काम है। फिर भी कोई आपको समाज को, जाति कौन को नेता बांटने लगता का है? काम करता है, कोई तोड़ने का बात करता है। तीनों लोग का एक एक चीज कॉमन है कि ये लोग सिर्फ समाज को जाति के रूप में, समाज को सिर्फ बांटने और तोड़ने की राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है तीनों लोग। सीक्वेंस, सीक्वेंस, नंबरिंग। एक और लेते हैं। अरविंद केजरीवाल मुझे बहुत धूर्त नेता लगते हैं। चलिए आखिरी मगर हो गया, भारतीय राजनीति में मैं किसी को नापसंद करता हूँ तो वो अरविंद केजरीवाल। तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे केजरीवाल हो गए, और मुझे लगता नहीं है कंपेयर करना चाहिए, फिर भी अखिलेश, फिर राहुल गांधी, फिर केजरीवाल। तो मैं आप इन तीनों में से सबसे ज़्यादा समझदार अखिलेश यादव को कहते हैं। अच्छा ये बताइए, एक ऐसी सुगबुगाहट है कि योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में क्या ब्राह्मणों का हित नहीं हो रहा है? क्या ब्राह्मणों को वो पद नहीं मिल रहा जो ब्राह्मण जिसका नेतृत्व कर सकते हैं? क्या ब्राह्मणों का हित नहीं साधा जा रहा है? क्या ठाकुरों का वर्चस्व बढ़ाया जा रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ सरकार पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि वो क्षत्रियों की राजनीति कर रहे हैं, ब्राह्मणों का हित मार रहे हैं? आप उत्तर प्रदेश की जब कैबिनेट उठाएंगे हम्म, तो दूसरे श्रेणी में जो मुख्यमंत्री के बाद जो खड़े लोग हैं वो ब्रजेश पाठक जी मिलेंगे। डिप्टी सीएम है, हम्म, और सीएम का पूरा प्रोटोकॉल होता है डिप्टी डीसीएम का, डिप्टी सीएम का। हम्म, तो कहाँ से आप ये बात कह पा रहे हैं कि ब्राह्मणों को अनदेखा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में? हम्म, आप पूरे उत्तर प्रदेश में आप कैंडिडेट्स की बात कर लीजिए, एमएलएस की बात कर लीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की बात कर लीजिए, आप ब्यूरोक्रेसी में बात कर लीजिए, सबको एक बराबर सम्मान भारतीय जनता पार्टी देने का काम कर रही है। और ये तो विपक्ष का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है कि सिर्फ ठाकुरों की चल रही है और सिर्फ ब्राह्मणों की नहीं चल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी को कमजोर करने की साजिश हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई थी। क्या आपसी पार्टी मतभेद था? केशव प्रसाद मौर्य कई बार जेपी नड्डा से मिलने जा नहीं रहे नहीं, थे कुछ नहीं था। और कई बार ऐसा ये सब बाहरी चर्चा है, और मैं बहुत नज़दीक से अपनी पार्टी को देख रहा हूँ और उस पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ। तो ये सब एक बाहरी प्रोपेगेंडा बनाया गया है। क्या ऐसा कुछ भी नहीं केशव है। प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ में सब कुछ ठीक है? बिल्कुल एकदम सही है। आप आज सुबह की भी एक फ़ोटो देखेंगे तो दोनों लोग मुस्कुराते हुए एक साथ हैं। और फिर आप दूसरी फोटो देखेंगे, जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य एक साथ हैं। हो सकते हैं। जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम्म, तो ये तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कहीं पे आएगा तो प्रोटोकॉल में लोग रहेंगे। दोनों के बीच में सब कुछ सही है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बताइए योगी आदित्यनाथ जी की राजनीतिक सूझबूझ कितनी अच्छी है? बहुत अच्छी है। बीबीसी की एक रिपोर्ट है, जब जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो वहाँ से एक बीबीसी के एक रिपोर्टर आए कि एक मॉन्क को इतने बड़े प्रदेश का 25 करोड़ लोगों का मुखिया बनाया गया है। देखें तो योगी जी का जब पूरी हिस्ट्री उन्होंने जब पूरा रिसर्च किया तो पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा अटेंडेंस योगी जी की थी, सबसे ज़्यादा एम्पेलेट फंड योगी जी ने ख़त्म किया था, सबसे ज़्यादा विषय अपने क्षेत्र को लेके उठाया था, और गोरखपुर से एक बार नहीं कई बार सांसद रहे हैं। तो उनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होगी, तभी तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, हर बार उनको वहाँ के क्षेत्र की जनता चुनती थी। और योगी जी, हम लोग तो मऊ से रहने वाले हैं, मऊ के रहने वाले हैं। 2006 बलिया और मऊ दोनों जगहों ने 2006 के 5 के दंगे भी देखे हैं, और उसमें योगी जी का योगदान भी देखा है कि किस प्रकार से हम लोग के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं, हिंदुओं के साथ। बिल्कुल। तो क्या बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम सबकी पार्टी है। जो भी इस लोकतांत्रिक देश का हिस्सा है, उन सबकी पार्टी है। क्या योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ये देखिए, ये हमारा विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में इसको तय करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक सक्षम मुख्यमंत्री है, ये मैं बोल सकता हूँ। क्या गोरखपुर से हटने के बाद योगी आदित्यनाथ जी का जो संसदीय क्षेत्र था
उसमें कोई बदलाव हुआ क्या? रवि किशन वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो योगी जी कर रहे थे? मुझको तो लगता है गोरखपुर का विकास जितना पिछले 5-6 सालों में हुआ है वो पूरे प्रदेश के लिए नज़ीर है। पहले की सरकारें थी उतनी व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती थी, लेकिन गोरखपुर बहुत खूबसूरत शहर बन गया है। आप गोरखपुर कभी जाएंगे तो एक आपको टूरिस्ट स्पॉट की तरह दिखेगा। हम्म। पूर्वांचलियों का गढ़ माफियों का गढ़ हुआ करता था। 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है, कितना बदलाव आया है? पूर्वांचल माफियाओं का गढ़ हुआ करता था, और मैं उसमें सबसे बड़ी बात आपको मैं बताता हूँ आज, कि पूर्वांचल के लोगों को माफियाइज्म को सेलिब्रेट करने का कल्चर था। तो सिर्फ माफियाज को सिर्फ ख़त्म नहीं किया है, लोगों के अंदर भी उनकी सोच में भी परिवर्तन लाने का काम किया है। तो ये है डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी मैच्योर हो रही है योगी जी के राज में, और मैच्योर हुई है। राम मंदिर बन गया, कोई दंगे नहीं हुए, कितना बड़ा ये योगी सरकार का उपलब्धि था। कोई भी दंगा नहीं हुआ पूरे प्रदेश में, चाहे पूरे देश में, और आराम से राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ। पीएम मोदी जी के जाते हैं वहाँ पर, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उत्तर प्रदेश में दंगा करने की हैसियत किसी की है नहीं। तो अब दंगा करने वाले जो थे वो विपक्ष में बैठे हुए हैं, जो दंगा कराते थे और दंगे पे राजनीति करते थे। वो कहते हैं कि अगर मुसलमान करता है तो उसके घर तोड़ देते हैं, हिंदू करता है तो उसे छोड़ देते हैं। दंगे हुए नहीं ना। करता है तो उसका घर तोड़ दिया जाता है, उसके फोटो चस्पा हो जाती है हर जगह, शहर शहर। घर क्या तोड़ देना चाहिए, उनको मिट्टी में मिला देना चाहिए। मैं भी यही मानता हूँ। दंगा करने का किसी को अधिकार नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संविधान के अंदर जो लोग आते हैं वो, और जो विपक्ष तो कहता व्यवस्थाएं है कि आती हैं उसी पे काम करना विपक्ष चाहिए। कहता है कि यूपी सरकार सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है, हिंदू के। भारतीय जनता पार्टी दंगाइयों के खिलाफ काम कर रही है उत्तर प्रदेश में। संभल का हादसा हुआ, मस्जिद के नीचे मंदिर की बात हो रही है, वहाँ पर पुलिस पर पथराव होता है, कई पुलिसकर्मी जख्मी होते हैं, कई लोग नामजद होते हैं, एफआईआर होती है। मुसलमान पीड़ित कहते हैं कि भाई हर मस्जिद के नीचे मंदिर ही देखोगे क्या, छोड़ दो। क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? कोर्ट का आदेश है, जो हमारे यहाँ तो जो भी न्यायिक व्यवस्था कोर्ट का, जो कोर्ट का आदेश होगा उसको पुलिस जरूर ज़मीन पे, धरातल पे उसको लागू कराने में काम करेगी। वो कोर्ट का आदेश था और कोर्ट के आदेश पे हो रहा था। कब तक हम मस्जिद के नीचे मंदिर देखेंगे? जब तक मस्जिद के नीचे मंदिर है। कितने ऐसे मस्जिद हैं? ये तो मुझे नहीं पता। क्या ये एक तबके के खिलाफ साजिश नहीं? नहीं, किसी तबके के खिलाफ नहीं साजिश है। हम सब भाई हैं, और भारतीय जनता पार्टी और सरकार की जो भी सुविधाएं हैं वो सभी के लिए लागू होती हैं। वो ऐसे ही कहते हैं कि वर्शिप एक्ट 1991 का पालन नहीं हो रहा है देश में। जो जैसी स्थिति जैसी थी 1947 के बाद, जो आज़ादी के बाद जो स्थिति हो थी, वो स्थिति यथास्थिति बरकरार रहेगी। ये वर्शिप एक्ट 1991 में है, लेकिन लोगों का ये पालन नहीं किया जा रहा है। हर मस्जिद के नीचे मंदिर देखने की बात कही जा रही है। वो ऐसे ही कह रहे हैं कि ये देश के संविधान के खिलाफ हो रहा है। जो देश की जो न्यायिक व्यवस्था है, जो अदालतें हैं, उनके ऑर्डर्स पे जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ज़रूर संविधान को देखते हुए हो रही होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस ऑर्डर पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती वर्शिप एक्ट पर, तब तक अब कोई नया मुद्दा नहीं उठेगा और किसी भी केस पर कोई भी फैसला नहीं सुनाया जाएगा जब तक यहाँ पर सुनवाई हो रही है। बिल्कुल। तो हमारी न्यायिक व्यवस्था ने जो भी डायरेक्शन दिया है उसको हम सब फॉलो कर रहे हैं। हमारे महाराज जी भी फॉलो कर रहे हैं, योगी जी भी फॉलो कर रहे हैं, और सभी लोग कर रहे हैं। ये बताइए, ये विपक्ष का एक प्रोपेगेंडा बनाने का विषय है। वो सिर्फ जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। और ये सभी इन सभी व्यवस्थाओं को, अपनी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए विपक्ष का हमेशा से हथकंडा रहा है। ये बताइए, मुसलमान बीजेपी को अपना कैसे मानेंगे जब आप हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढेंगे तो? अरे भाई, मैं यही बोल रहा हूँ कि हम हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन
जो भी न्यायिक व्यवस्था का जो ऑर्डर होगा, जो संवैधानिक रूप से जो ऑर्डर पास होगा, जो डायरेक्शन दिया जाएगा, उसको तो फॉलो करेंगे ना हम। नहीं तो देख तो वही रहे हैं ना, जो कि कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस आप लोग से होते हैं, फिर हर मस्जिद के अंदर अपील लगा देते हैं, याचिकाएं दायर कर देते हैं, फिर कोर्ट सुनवाई कर रही होती है। आप कोर्ट के आड़ में बचना चाहते हैं, वो कहते हैं कि भाई जब देख ही क्यों रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारे मस्जिद के आप टारगेट क्यों कर रहे हो, छोड़ दो हमें जैसे हम हैं। मैं मेरे ख्याल से ये दूसरी तीसरी बार ये प्रश्न हम लोग के बीच में ये प्रश्न का उत्तर। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि मुसलमान आप पर भरोसा कैसे करेगा? मुसलमान हमारे पे भरोसा कर रहा है। हम्म। मुसलमान भरोसा नहीं करता तो हम संभल वाली सीट जीत नहीं पाते। हम्म। हिंदू मुसलमान सबका भरोसा हमारे हमारे साथ है। और आज का मुसलमान जो ट्रिपल तलाक से जो महिलाएं पीड़ित थीं, जो बुरखा सिस्टम से पीड़ित थी, वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं। आप नेशनल लेवल के शूटर भी हैं, मुक्केबाज भी हैं, राजनीति में किसको मारना चाहते हैं आप? चुनाव लड़के वो तो मुख्तार अंसारी की व्यवस्थाएं, हम लोग जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र में माफिया का एक लंबे समय तक बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, तो उन व्यवस्थाओं को के खिलाफ हमेशा से काम किए हैं। और राजनीतिक में हम यही चाहेंगे कि एक सकारात्मक सोच विचार के लोग रहें, साथ में रहें। राजनीतिक बहुत बड़े दिल से करने वाली चीज़ है, और जब द्वंद्व में जो सामने आएगा, फिर तो जितनी ताकत होगी उतनी ताकत से लड़ेंगे। कितना बड़ा काला समय था मुख्तार अंसारी का मऊ में जब दंगा हुआ? आप लोग किस उम्र में थे? क्या आप लोग की सोच थी, क्या मानसिकता थी, कैसा लोगों के अंदर दहशत था? क्योंकि हिंदू मुस्लिम के बीच का वो दंगा था। मुख्तार अंसारी उस समय वहाँ पे विधायक था। हम लोग, मुझको याद है कि हम लोग फिफ्थ में हुआ करते होंगे, और मैं तो नहीं था उस समय, मैं बोर्डिंग में था, हॉस्टल में था। फिर मेरा आना हुआ लास्ट में कुछ दिनों के लिए, तो भय और डर का माहौल था मऊ जनपद में। और दुर्भाग्य भी था कि मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को पब्लिक ने, माफिया को इतने समय तक सेलिब्रेट किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, और मेरी लड़ाई ऐसी व्यवस्थाओं के खिलाफ है। आपके यहाँ पर एक दाग है। दाग क्या है? ये 2015 में मेरा एक रोड एक्सीडेंट हो गया था, और 15 जून में। तो उस रोड एक्सीडेंट में थोड़ी बहुत चोट आई थी। उसका ही एक ये भी हिस्सा है। आपसी साजिश, कोई रंजिश नहीं, आपके खिलाफ? कोई आपसी साजिश, कोई रंजिश नहीं। कभी आपका हत्या का प्रयास किया गया? नहीं, बिल्कुल। कोई आपके राजनीतिक विरोधी? कोई? तमाम सारे हैं, तमाम सारे राजनीतिक विरोधी हैं। जहाँ से आप आते हैं वहाँ पर लोग आपके खिलाफ? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। डर नहीं लगता? नहीं। शक्ति सिंह को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? शक्ति सिंह की ऊर्जा का केंद्र जो हमारी परवरिश है, हमारे माता पिताजी ने जो हमें परवरिश दिया है, जो स्कूल में शिक्षकों ने जो पढ़ाया है, जो सिखाया है, हमारी पार्टी, हमारा संगठन जो बताया है, उन सभी चीज़ों से मुझे ऊर्जा मिलती है। शक्ति सिंह एक वो व्यक्ति जो डूसू का प्रेसिडेंट था, उसको लगभग दिल्ली की सारी जनता जानती थी। जब उसकी शादी होती है तो वो शक्ति सिंह कितना बदल जाता है। मुझको लगता है कि ज़रूर बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन हम लोग अभी भी जिस प्रकार से लोगों के साथ जुड़े हुए थे, जिस प्रकार से समाज के लिए काम कर रहे थे, उसी प्रकार से काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो जिम्मेदारियां हैं उनका भी निर्वहन कर रहे हैं। परिवार को कितना समय दे पाते हैं आप? ज़्यादा से ज़्यादा जो भी समय मिलता है वो परिवार के साथ ही। इसमें परिवार वालों का भी सहयोग रहता है? बिल्कुल सहयोग रहता है। परिवार का सहयोग होना बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि तमाम सारे प्रदेशों में और तमाम सारी जिम्मेदारियां मिलती रहती हैं, तो
सबका सहयोग है तभी हम लोग काम कर पा रहे हैं। वो ऊर्जा का केंद्र है जहाँ से सपोर्ट मिलता है तो हम लोग आगे काम कर पाते हैं। तो ये बताइए आपकी भविष्य की चुनौतियाँ क्या क्या हैं, भविष्य क्या है आपका? ये मेरा भविष्य तो मैं बता नहीं सकता, आपकी कोई भी नहीं आकांक्षा, बता आपकी सकता है आकांक्षाएँ भविष्य। क्या है? आकांक्षाएं तो जो जो भी हमारा विज़न है वो अब हमारे जीवन को जो दिशा मिल चुकी है उस दिशा में हम लोग सामाजिक कार्य ही करेंगे। हम्म। तो समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सके और उसका विकास कर सके। शक्ति सिंह की आवाज़ असेंबली में कब सुनाई देगी? जल्द ही सुनाई देगी। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में आप मऊ से प्रत्याशी हो सकते हैं? ये तो संगठन का निर्णय होगा, ये संगठन तय करेगा कि मुझको कहाँ से चुनाव अच्छा, लड़ना आप है, क्या दिल्ली करना से है। आपने डूसू का चुनाव लड़ा, क्या आप दिल्ली की राजनीति में क्यों नहीं आए? क्या आप डर रहे थे कि केजरीवाल के खिलाफ जाना तो भाई खतरे से खाली हो नहीं है? डरते तो हम लोग किसी से नहीं है, तो डर की बात तो सबसे पीछे खड़ी होती है मेरे जीवन में। डर नाम का चीज़ तो मेरे अंदर ना आज तक कभी रहा है और भगवान से यही रहेगा कभी आए ना। हम्म। दूसरी चीज़ की अब दिल्ली की राजनीति, मैं भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिल्ली में ही ज्वाइन किया। मैं पहले पॉलिटिकली बीजेपी की पॉलिटिक्स में मैं पहले दिल्ली में ही सक्रिय था और वो हालात कुछ ऐसे आए कि पार्टी ने ही मुझसे कहा कि आपको बीजेपी ज्वाइन करनी है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में था, हमने पार्टी ज्वाइन की। पार्टी ने कहा कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है, तो हमने कहा जो पार्टी का आदेश होगा। फिर पार्टी का आदेश रहा, लेकिन मेरी जो राजनीति, जो मेरी राजनीतिक इच्छा थी वो हमेशा से मैं मानने वाला हूँ कि मेरा जन्म अगर बलिया में हुआ है, मऊ में हुआ है, तो ज़रूर मुझको वहाँ के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। नहीं तो मेरा जन्म अमेरिका में हो सकता था, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ होता, आप बॉम्बे में अपने हुआ होता। लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं? बिल्कुल। तो हमेशा से मेरी इच्छा थी कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का अध्यक्ष ज़रूर बना, लेकिन मुझको वापस जाके जो मेरी आइडेंटिटी है वो पूर्वांचल की भी आइडेंटिटी रही है, क्योंकि पूर्वांचल से दिल्ली विश्वविद्यालय में लंबे समय बाद कोई अध्यक्ष बनता है। लेकिन मेरी इच्छा हमेशा से रही है कि मेरा जहाँ जन्म हुआ है वहाँ के लोगों के लिए, और वहाँ के लोगों को आवश्यकता भी है। सालों से वंचित, नेतृत्व विहीन क्षेत्र रहा है, तो वहाँ का नेतृत्व करने की मेरा हमेशा इच्छा रही। ठीक है। जो लड़के अब राजनीति में आना चाहते हैं उनको शक्ति सिंह क्या देना चाहेंगे राय, कि भैया आओ मत आओ, भैया बहुत दूर की नगरी है, बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं लोग, भैया नमस्कार, भैया नमस्ते, छात्र नेता भैया भैया जी के साथ, अब बाद में पता चलता है अरे भाई साहब ये भैया तो बहुत खतरनाक हैं, इसमें पहुँचते पहुँचते कम से कम जीवन ही गुजर जाता है और सीट नहीं मिल पाती है? मैं उन सभी युवाओं को सलाह देना ज़रूर चाहूँगा जो मुझे लगता है, जो मैंने सीखा है अपनी इस पूरी जर्नी से, कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट ए पार्ट टाइम जॉब। राजनीति में आप अगर अपना सब कुछ, अपना समय, अपने आप को, सब कुछ अगर आप समर्पित करना चाहते हैं तो ही आप राजनीति में आए, क्योंकि ये आपके लिए, आप अपने लिए अगर कुछ सोच के आ रहे हैं तो आप कृपया करके ना आइए। लेकिन अगर आपके अंदर अगर सद्भाव है, आप समाज में, अपने लोगों में अगर सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, उस थॉट्स के साथ आना चाहते हैं, तो आप ज़रूर राजनीति में आना चाहिए। आखिरी सवाल, राजनीति में पैसा कितना इम्पोर्टेंट है? राजनीति में पैसा मुझे नहीं लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और तमाम सारे ऐसे नेता एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। सिर्फ बहुत सारे लोग इस बात को अपनी कमजोरियों को ढकने का वो बनाते हैं, एक पर्दा बनाते हैं। राजनीतिक ऐसे फील्ड है जिसमें आपके पास कुछ भी नहीं है, आप लोगों के लिए काम करें, लोगों में लोकप्रिय हैं, लोगों की आवाज़, लोगों के अधिकारों के लिए, लोगों के हक के लिए अगर लड़ाई लड़ रहे हैं
तो आपको जन समर्थन जरूर मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ शक्ति सिंह जी, जो कि सीधे सीधे जो लड़के छात्र राजनीति में आना चाहते हैं उनको राय दे रहे हैं कि भैया अगर आप काम करना चाहते हो तो ही आओ, इस सोच के साथ आओ कि सीट मिलेगी और विधायक बनेंगे, नेता बनेंगे, सांसद जी बनेंगे। सोच अगर अच्छी है तो ज़रूर बनेंगे, लेकिन हाँ, समय लगता है। साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि ये खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन हाँ, इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि ये राजनीति में आए और साथ ही साथ इनको एक शुरू से इनके खून में था सफ़र कि राजनीति ही करनी है और ये चाहते थे कि अपने लोगों का हक उनको दिलाएं, इसलिए राजनीति में कदम रखे। आशा करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ स्टेट मेरे को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, इंतज़ार करें अगले एपिसोड के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति जी। थैंक यू सो मच। वेरी मच।